हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। थैंक यू। लोकस के बारे में देख रहे थे। लोकस का डिफिनीशन और स्टेप क्या होता है लोकस फाइंड करने के लिए, ये सब आपको बता दिए थे। ठीक है सर। पहला स्टेप होता है जिसका लोकस लिखना होगा उसे हम लोग मानते थे कुछ नाम h, k। फिर जो कंडीशन दिया रहेगा उसे अप्लाई करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन में, और वेरिएबल अगर कुछ रहेगा उसे एलिमिनेट करेंगे। और अगर किसी भी स्टेप में आपको hk और कांस्टेंट में रिलेशन मिल गया मतलब लोकस आ गया। लोकस के कुछ एग्जाम्पल और करके तब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे आज। तो लोकस हम लोग जो पढ़ रहे थे उसके कुछ एग्जाम्पल आज हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है सर। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने रहा ये। इफ द सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 5, देन फाइंड द एरिया ऑफ फिगर जनरेटेड बाय इट्स लोकस। क्वेश्चन सब लोग अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। पूछ क्या रहा है कि अगर कोई पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 5 दिया हो, तो उस पॉइंट का लोकस से जो फिगर बनेगा उसका एरिया बताना है। कुल मिला के पहले हमारे लोग का एम ये रहेगा कि हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि उस पॉइंट का लोकस निकाले जिसका दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम कितना दिया है 5। तो दो परपेंडिकुलर लाइन अपने से अगर एज्यूम आपको करना हो तो आप हमेशा एज्यूम किया करिए, पहला x एक्सिस दूसरा y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक मूविंग पॉइंट है, इसका इससे और इससे डिस्टेंस का सम 5 है। देखो ये मूविंग पॉइंट है, ये जैसे यहां पे इस समय है प्रेजेंट टाइम में, फिर यहां पे हो सकता है। देखो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, इन दोनों के डिस्टेंस का सम 5। देखो यहाँ पे इससे डिस्टेंस दोनों से डिस्टेंस का सम 5। तो पहला स्टेप क्या करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस लिखना होगा उसे h, k मानेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग मानेंगे h, k। अब यहां भी h, k मान सकते थे। देखो ये पॉइंट मूव कर रहा है, ऐसे यहाँ के बाद फिर यहाँ हो सकता है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस क्या हुआ, ये और ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा कम है। इसमें देखो ये ज्यादा लग रहा है, ये कम है। तो लेकिन एक ज्यादा एक कम होने से सम अगर 5 है तो चलेगा। हमें बस ये ढूंढना है कि पॉइंट इस तरह से मूव करे कि उसका दोनों से डिस्टेंस का सम 5 हो। तो इस तरह से मूव करा सकते हैं। हमें ये नहीं बताना है कि यार कैसे मूव करेगा, मतलब जो आएगा इक्वेशन उससे पता चल जाएगा कैसे मूव करेगा। ऐसे तो बार बार कितना ट्राई करेंगे कि दोनों का सम 5 करते जाएं। तो हम लोग का एम ये है कि P पॉइंट का लोकस निकाल लें। अगर लोकस आ जाएगा तो लोकस से पता चल जाएगा कौन से कर्व पे वो मूव कर रहा है। चलो लोकस निकालते हैं। अगर P पॉइंट को h, k माने हैं तो ये देखो h होगा, ये k होगा। अगर सही से बोला जाए तो ये मॉड h और मॉड k होगा, नॉट h एंड k, बिकॉज h, k तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी। वो मूविंग पॉइंट है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, थर्ड में आ सकता है, फोर्थ में आ सकता है। लेकिन डिस्टेंस है, ये वाला क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या लगाएंगे? मॉड। तो ये अगर मॉड h है तो ये भी क्या होगा? मॉड h। तो P पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस मॉड h, इससे मॉड k, दोनों डिस्टेंस का सम कितना है? 5। लोकस देखो आ गया। h, k और कांस्टेंट में कभी भी अगर आपको रिलेशन मिल गया मतलब लोकस आ गया। h के जगह x रख देंगे, k के जगह y। तो मॉड h प्लस मॉड k इज इक्वल टू 5 है, तो ये मिल जाएगा मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 5। h के जगह x, k के जगह y। अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो फिगर बनेगा इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो अगर मॉड को हटाना है तो हम लोग 4 केस बना के कर सकते हैं। इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको निगेटिव, इसको निगेटिव, इसको पॉजिटिव और दोनों निगेटिव। तो ये 4 केस में इस मॉड को ओपन कर सकते हैं।
तो पहले केस में अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे लाइन बनेगा, दूसरे केस में कुछ इस तरह बनेगा, तीसरे में ऐसे बन गया, चौथे में ऐसे। तो ये स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, उसी तरह ये भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा। अगर देखेंगे चारों साइड बराबर है भाई और डायगोनल भी बराबर है, तो ये क्या बन जाता है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये साइड आ जाएगा अंडर रूट में 50, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कितना आ गया, √50। तो स्क्वायर का साइड लेंथ अगर पता है तो एरिया सबको निकालने आता है, साइड के स्क्वायर। तो इस फिगर का जो एरिया होगा वो √50 के स्क्वायर मतलब 50 हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो इसमें हम लोग को करना क्या था, अपने से एज्यूम करना था दो परपेंडिकुलर लाइन। पहला बात, कुछ कुछ बातें जो इस सवाल से आप सीख सकते हैं। अगर आपको कभी अपने से एज्यूम करना है दो परपेंडिकुलर लाइन, तो हम लोग एक लाइन एक्स एक्सिस करेंगे एज्यूम, दूसरा वाई एक्सिस करेंगे, ठीक है सर। और उसके बाद फिर जिसका लोकस लिखना है एच कामा के माने हैं, ये देखो सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट फ्रॉम टू परपेंडिकुलर लाइंस इन ए प्लेन इज 5, देन फाइंड द एरिया ऑफ फिगर जनरेटेड बाय इट्स लोकस। इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका दो परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 5 है। उस पॉइंट का जो लोकस आएगा उससे जो फिगर बनेगा उसका एरिया बताना है। तो हम लोग को सबसे पहले इस पॉइंट का लोकस लिखना है, तो उसको एच कामा के माने, उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो मॉड के होगा और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो मॉड एच होगा। अगर पॉइंट जैसे 3, 4 है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा भाई, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, 3 होगा। देखो ना ये 3, 4। तो उसी तरह मॉड क्यों लगाए हैं, क्योंकि डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव है। पॉइंट तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। जैसे पॉइंट -3 -4 है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या बताओगे, अब मॉड लगा के बताएंगे। मॉड में -4 मतलब 4, समझ रहे हो क्या करें। तो इसमें सबसे पहले मॉड लगा के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे। और सवाल वाला क्या दिया है, दोनों परपेंडिकुलर लाइन से डिस्टेंस का सम 5। तो मॉड एच प्लस मॉड के 5। अगर किसी भी स्टेप में एच के और कांस्टेंट में अगर आपको इक्वेशन मिल गया मतलब लोकस आ गया, एच के जगह एक्स रख दो, के के जगह वाई, तो लोकस मिल जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे, दोनों पॉजिटिव लेंगे तो ऐसे जाएगा लाइन। अगर x को पॉजिटिव लेते हैं, y को निगेटिव लेते हैं, y निगेटिव, देखो ऐसे जाएगा। फिर अगर माइनस माइनस लेंगे तो ऐसे जाएगा, और प्लस माइनस लेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है सबको? तो स्क्वायर के एरिया निकालने सबको आता है। देखो x को 0, y 5, तो ये देखो 5 आ गया, y को 0, x 5, तो ये वाला साइड आ गया √50। स्क्वायर के एरिया √50 के स्क्वायर 50 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने रहा ये, A line passing through P4,2 meets x-axis and y-axis at A and B respectively. If O is origin, then locus of center of circumcircle of triangle OAB. पहले अगर सवाल आपको, अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो पहले उसका फिगर ड्रॉ किया करें, ड्रॉ द फिगर, एंड उसके बाद फिर हम लोग ये सोचेंगे कि किस पॉइंट का लोकस लिखना है। पहला स्टेप, जिसका लोकस लिखना हो एच कामा के मान लो, पहला काम कंप्लीटेड। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग कुछ कंडीशन ढूंढेंगे जो क्वेश्चन में लिखा होगा, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने का कोशिश करेंगे। ठीक, अगर कोई वेरिएबल है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। हर क्वेश्चन में आपको लोकस वाले में यही करना है। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें भी अगर फिगर ड्रॉ करते हैं, पहला लाइन 4, 2 से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे मिला, तो ये मान लो एक लाइन है, एक्स एक्सिस को ए पे, वाई एक्सिस को बी पे मिला, 4,2 से जा रहा है। मान लो ये कोई पॉइंट है 4,2, सही, ओ ओरिजिन है। तो ये जो ट्रायंगल बना OAB, इसके सर्कल के सेंटर, कुल मिला के सर्कम सेंटर का लोकस इस केस में बताना है। OAB ट्रायंगल के सर्कम सेंटर का लोकस क्या आएगा। ठीक, तो अगर सब लोग ध्यान से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OAB क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और पिछले लेक्चर में ही आपको बताए थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट पे लाई करता है। सर्कम सेंटर हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट पे लाई करता है। तो पहला एम हम लोग का रहेगा
जिस पॉइंट का लोकस लिखना है उसे h कामा k मानेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि हमें लोकस किसका लिखना है, हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट का। तो हाइपोटेनस के मिडिल पॉइंट को मानेंगे h कामा k। पहला काम हो गया कंप्लीट। सही। अब हम लोग कुछ कंडीशन लगाने का कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। तो कंडीशन क्या, हमें ये पता है कि AB का मिडिल पॉइंट HK है। इतना बात हमें पता है कि यार AB जो है उसका मिडिल पॉइंट H कामा K है। तो A और B का कोऑर्डिनेट आसानी से लिख सकते हैं, ये 2H 0 होगा और ये 0 2K होगा। अरे तभी ना मिडिल पॉइंट HK आएगा। देखो 2H प्लस 0 बाई 2 H 2K प्लस 0 बाई 2K, मतलब मिडिल पॉइंट देखो HK आ गया। सही। तो A और B अगर हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, अब ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए। तो इस लाइन का जो इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन कैसे, अगर आपको सबको पता ही होगा, अगर ये A इंटरसेप्ट है, ये B इंटरसेप्ट है, तो लाइन के इक्वेशन लिखते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। तो इंटरसेप्ट पता चल गया, ये वाला 2H का है, ये 2K का है। तो लाइन का इक्वेशन लिखोगे x बाई 2H y बाई 2K बराबर 1। अब सवाल वाला लोकस आपसे निकलवाने के लिए ही ये बात लिखा है कि जो AB लाइन है ये 4,2 से पास हो रहा है, मतलब इसमें क्या करा दो, सेटिस्फाई। तो x के जगह 4, y के जगह 2 रख देंगे। तो ये आ गया कितना, 2 बाई h 1 बाई k इज इक्वल टू 1। कभी भी HK और कांस्टेंट में रिलेशन मिल गया, मतलब लोकस मिल गया। h के जगह x, k के जगह y पुट करो एंड लोकस आपके सामने आ जाएगा। h के जगह x, k के जगह y, तो इस क्वेश्चन का लोकस आएगा 2 बाई x प्लस 1 बाई y इज इक्वल टू 1। समझ में आया। पहला स्टेप, AB एक लाइन है, मिडिल पॉइंट का लोकस लिखना है। मिडिल पॉइंट क्यों पता चला, क्योंकि सर्कम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में मिडिल पॉइंट होता है, तो उसे h कामा k माने। पहला स्टेप, जिसका लोकस लिखना है h कामा k मानेंगे। उसके बाद फिर A और B फाइंड कर लिए हम लोग। A और B फाइंड कर लिए कैसे, क्योंकि मिडिल पॉइंट अगर HK है तो ये 2H 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। देखो ना मिडिल पॉइंट वाले फॉर्मूला से 2H प्लस 0 बाई 2 H 2K प्लस 0 बाई 2K। अब अगर A और B आ गया, मतलब आपको लाइन का इंटरसेप्ट आ गया, और लाइन का अगर इंटरसेप्ट पता होता है तो लाइन का इक्वेशन लिखने सबको आता है, x बाई 2H प्लस y बाई 2K इज इक्वल टू 1। सही है ना। तो इक्वेशन लिख लिए। अब 4,2 से पास हो रहा है, सेटिस्फाई करा देंगे, आपको लोकस मिल जाएगा। लास्ट स्टेप में h के जगह x, k के जगह y। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया था सितंबर वाले पेपर में 2020 में। ट्राई करके आप देख सकते हैं। ए पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन इतना, इफ Q एंड R गिवन है, आर फिक्स्ड पॉइंट, देन फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। जो P पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है। P पॉइंट एक लाइन है, उसके ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, और Q और R क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। आपको लोकस ऑफ सेंट्रॉइड बताना है। चलो करते हैं, समझो आगे ध्यान से आप लोग समझिए। एक लाइन है 2x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। P पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर, कहीं भी, क्योंकि वो इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब मूविंग पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। ठीक, तो कहीं भी एक पॉइंट पे तो बनाना ही होगा। मान लो यहां पे P है, ठीक है सर, और Q और R फिक्स्ड पॉइंट है। Q जो है ये आपका है 1,4 और R है 3,-2। सही है ना। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR बताना है। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR। ध्यान से हर क्वेश्चन को समझिए, सब सेम ट्रिक होता है। पहला स्टेप, जिसका लोकस लिखना है उसे h कामा k मानेंगे। तो लोकस हमें किसका लिखना है, PQR ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का। तो पहला स्टेप उसे मानेंगे h कामा k।
अच्छा, जो पी पॉइंट है इसे मान लिए अल्फा बीटा, पी पॉइंट को मान लिए अल्फा कमा बीटा, क्योंकि पी हमें गिवन नहीं था, कुछ मान लिए अपने से। तो जो भी मानोगे उसको एलिमिनेट करना है, मतलब उसको हटाना है भाई, सही ना, क्योंकि जो वेरिएबल होगा या जो अपने से हम लोग मानेंगे उसके टर्म में तो आंसर बताएंगे नहीं, तो उसको लास्ट में एलिमिनेट करना है। मतलब ये अपने दिमाग में रखिएगा कि अल्फा बीटा को हटाना है। ठीक, अब हमें देखो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया ना, कि जिसका लोकस लिखना है उसे एच कामा के मान लिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या बताए हैं आपको, जो भी मैथमेटिकल कंडीशन आपको पता है उसको लगाओ। तो हमें बस इतना पता है यार कि पी क्यू आर जो है उस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड हमें पता है एच कामा के। तो चलो सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लगाते हैं। सेंट्रॉयड क्या बताए थे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये हो गया h। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गया k। y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये आ गया k। तो यहां से ध्यान से देखिए सर, तो अल्फा आपको मिल जाएगा 3h माइनस 4, ये इधर मल्टीप्लाई किए 3h माइनस 4, यहां से बीटा मिल गया 3k माइनस 2, और अल्फा और बीटा ध्यान से देखिए तो इस लाइन के ऊपर है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो 2 अल्फा माइनस 3 बीटा प्लस 4 होना चाहिए 0, और अल्फा और बीटा को क्या करना है, एलिमिनेट, मतलब अल्फा बीटा को जो वैल्यू निकाले हैं उसको पुट करेंगे। तो अल्फा के जगह 3h माइनस 4, तो 2 3h माइनस 4 माइनस 3, बीटा के जगह 3k माइनस 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। आपको लोकस मिल गया, बस करना है h के जगह x रखना और k के जगह y। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया था, एक पॉइंट जो है एक लाइन के ऊपर मूव कर रहा था, तो मूविंग पॉइंट को मान लिए अल्फा बीटा। इसके बाद सेंट्रॉयड का लोकस निकालना है। पहला स्टेप तो यही होता है, जिसका लोकस निकालना है उसे एच कामा के मानते हैं, तो सेंट्रॉयड को एच कामा के मान लिए। अब पी क्यू आर ट्रायंगल का सेंट्रॉयड हमें पता है, तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड लिखने आता ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 h, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 k। यहाँ से अल्फा बीटा निकालेंगे, अल्फा बीटा इस लाइन के ऊपर है, सेटिस्फाई करा दो, लास्ट में h के जगह x, k के जगह y, लोकस आ जाएगा। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और एग्जांपल ट्राई करेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग 5 0 10 cos थीटा 10 sin थीटा इज डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशियो 2:3 एट p, देन लोकस ऑफ p बताना है। एक लाइन का सेगमेंट है जो 5 0 और 10 cos थीटा 10 sin थीटा, नाम चलो a और b डाल देते हैं, 10 cos थीटा 10 sin थीटा, इसको ज्वाइन करके बनाया गया है एक लाइन का सेगमेंट। अब उसको एक पॉइंट P है, इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, सही ना, इंटरनली 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लोकस ऑफ P बताना है। तो पहला स्टेप, जिसका लोकस लिखना है उसे मानेंगे h कामा k, तो P को मानेंगे h कामा k। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप, सवाल में जो कंडीशन दिया है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें कंडीशन बस इतना दिया है भाई कि जो P पॉइंट है ये AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फार्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सेक्शन फार्मूला लगाओ, P का कोऑर्डिनेट बता देंगे, तो 2 इंटू 10 cos थीटा मतलब 20 cos थीटा, 3 इंटू 5 मतलब 15 अपॉन 2 प्लस 3 5, सही ना, और दूसरा आएगा 2 इंटू 10 साइन थीटा मतलब 20 साइन थीटा, फिर 3 इंटू 0 अपॉन 5, 2 प्लस 3 ना। तो ये P का कोऑर्डिनेट ये भी है, P का कोऑर्डिनेट ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो H बराबर कितना, 5 से डिवाइड करके लिखिएगा 4 cos थीटा प्लस 3, और K बराबर कितना आ जाएगा, ये डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा 4 साइन थीटा। यहां से 4 cos थीटा का वैल्यू आ गया h माइनस 3, और यहां से 4 साइन थीटा k आ गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो। अच्छा, यहां इस क्वेश्चन में जो थीटा है ये है वेरिएबल, थीटा क्या है, वेरिएबल। इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन थीटा के टर्म में तो आंसर बताएंगे नहीं हम लोग
एक्स वाई और कांस्टेंट में आंसर बताते हैं। तो सवाल वाला अगर कांस्टेंट रहता तो लिखा होता कि थीटा इज कांस्टेंट, नहीं लिखा है तो थीटा के टर्म में आंसर हम लोग नहीं बताएंगे, थीटा को क्या मानेंगे, वेरिएबल। तो थीटा को क्या करना है, एलिमिनेट। तो ये तरीका आप याद रखिएगा, कभी आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू आ गया और आपको थीटा को एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके जोड़ दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इन दोनों को भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा 16 साइन स्क्वायर थीटा 16, इधर h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लास्ट में बस h के जगह x रख देंगे, k के जगह y, आपको लोकस मिल गया। सर्कल, ये एक सर्कल का इक्वेशन आ गया, तो इस केस में लोकस आपको मिलेगा सर्कल। समझ में आया सबको? क्या बताए हैं, सबसे पहला p का लोकस लिखना था जो 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग p को h कामा k माने। अब मैथमेटिकल कंडीशन लगाएंगे, तो कंडीशन बस इतना दिया है कि ab को 2:3 में p डिवाइड कर रहा है, तो कंडीशन लगा के हम लोग क्या लिख लिए, p का कोऑर्डिनेट, और p का कोऑर्डिनेट ये भी है, p का कोऑर्डिनेट ये भी है, तो आपस में क्या कर देंगे, इक्वेट। और कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आ गया स्क्वायर करके जोड़ दिया करो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आपको लोकस मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग स्ट्रेट लाइन अभी शुरू करने वाले हैं, तो स्ट्रेट लाइन हम लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ना। वो पीछे हम लोग लोकस के कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे, पिछले क्लास में लोकस हम लोग देखे थे, तो लोकस के कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई कर रहे थे, क्योंकि लोकस ही पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आधा से ज्यादा आपका रहेगा, 40% से 60% के बीच में। ठीक है सर, तो लोकस समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा रहे थे कि लोकस आखिर निकालते कैसे। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, तो आपके सामने देखिए लिखा ही है डिफिनीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। स्ट्रेट लाइन का डिफिनीशन क्या होगा, अगर आपको लोकस के टर्म में डिफिनीशन बताना है तो ऐसे बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट का लोकस होता है जिसके लोकस पे अगर कोई दूसरा पॉइंट ले और उसको उस फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन करे तो वो हमेशा सेम डायरेक्शन में रहे। जैसे समझो, एक मान लो एक पॉइंट है, सही, ये मान लो स्ट्रेट लाइन का लोकस लिखना है, मान लो हमें इस पॉइंट का लोकस लिखना है। अब क्या बताएं, इसके ऊपर अगर कोई दूसरा पॉइंट ले और इसको इससे ज्वाइन करें, कोई भी दूसरा पॉइंट, चाहे यहां लो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, तो ये सेम डायरेक्शन बनाता है, या ऐसा बोल सकते हो इंक्लाइनेशन इसका एक्स एक्सिस से सेम रहेगा। मतलब कोई भी लाइन को ज्वाइन करेंगे, एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे तो क्या बनाएगा, थीटा। एक तो डिफिनीशन ये बता सकते हो, या दूसरा डिफिनीशन बता सकते हो कि जैसे मान लो कि आपको 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, और आपको ए से बी पॉइंट पे पहुंचना है, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ वो स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग होता है। ए से बी पे बहुत तरीके से पहुंच सकते हैं, देखो ऐसे पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच सकते हैं, ऐसे पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है स्ट्रेट लाइन। समझिएगा डिफिनेशन सब लोग। क्या बताएं, स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट का लोकस होता है जिसके लोकस पे अगर कोई दूसरा पॉइंट ले तो वो एक्स एक्सिस से इंक्लाइनेशन उसका सेम रहे या कांस्टेंट रहे। या दूसरा डिफिनेशन आपको बताए हैं कि ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है दैट इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन का क्या मतलब है? जैसे मान लो सर एक कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। पॉजिटिव वाई निगेटिव वाई सबको पता है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। जैसे ये कोई लाइन है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में मान लो ये एंगल बनाया थीटा, तो ये जो थीटा होगा इसी को कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और ये थीटा जो होता है ये 0 से पाई तक होता है, 0 पे क्लोज, पाई पे ओपन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब समझे,
पहला एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल देखेंगे और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में देखेंगे। क्लॉकवाइज में अगर रहेगा तो उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं बोलेंगे। कोई लाइन का अगर आपसे कहे कि बताओ कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज में बना रहा है। क्लियर है बच्चों? क्लॉकवाइज में नहीं देखना है और पॉजिटिव डायरेक्शन से देखना है एक्स एक्सिस की, ये बात ध्यान रखिएगा। और 0 से पाई क्या होता है ये समझ गए? क्योंकि देखिए अगर कोई सोचे कि यार अगर मान लो लाइन बढ़ाते जाएं, जैसे मान लो लाइन इस समय ऐसे है तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब ये हो गया, मान लो और कोई बढ़ा दिया यहां तक पहुंचा दिया तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब ये हो गया। अगर मान लो इसी तरह से अगर एक्स एक्सिस बना दिए तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अब देखो 0 हो जाएगा, पाई नहीं काउंट करते हम लोग, इसीलिए 0 पे क्लोज लगाए हैं, पाई पे ओपन लगाए हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है पाई पे ओपन लेते हैं हम लोग, ये मतलब डिफाइंड किया गया सर कि 0 पे क्लोज पाई पे ओपन। अगर मान लो कोई सोचे कि अगर ऐसे रहे तब, अरे ऐसे रहे तो पीछे बढ़ जाएगा भाई, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखो 0 से पाई के बीच का ही कुछ ना कुछ रहेगा। तो जो भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो 0 से पाई के बीच का ही होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट देखिए स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप को ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो किसी भी लाइन का ग्रेडियंट या स्लोप का मतलब क्या होता है? अभी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम लोग बताए हैं थीटा, वो समझ में आ गया सबको कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल बनेगा तो उसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहेंगे। और उसी का tan ले लो, मतलब जो थीटा अभी हम लोग बताए हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में, उसी का tan वो कहलाएगा स्लोप। तो अगर कोई लाइन इस तरह से है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाए तो इस लाइन का जो स्लोप होगा इसे हम लोग कहते हैं tan थीटा। इस लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं? tan थीटा। अगर लाइन के ऊपर कोई पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, ये आप लोग जानते भी हैं, बस लिख दे रहे हैं आप। तो स्लोप tan थीटा जो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के बराबर होता है। और इन जनरल स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। इन जनरल स्लोप इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m। और यहाँ जो tan थीटा में भी थीटा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वाला ही है, इसलिए 0 से पाई होता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी लाइन का जो स्लोप tan थीटा होता है उसमें जो थीटा होता है ये 0 से पाई तक ही लेना होता है। थीटा क्या होता है? 0 से पाई तक ही लेना होता है। तो ये स्लोप हो गया। अच्छा एक बात छोटा छोटा स्लोप के विषय में आप बताते जाएं। कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा, कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसका स्लोप क्या होगा? 0, क्योंकि एंगल क्या बनाएगा? 0। जैसे ये है एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कितना एंगल बनाएगा? कुछ नहीं बनाएगा, 0 बनाएगा। तो स्लोप क्या होगा? 0। कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल बनाएगा 90 और tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप होता है अनडिफाइंड। वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा तो उसका स्लोप क्या होगा? अनडिफाइंड। और एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा तो उसका स्लोप क्या होगा? 0। क्लियर है? यहां तक बात छोटी छोटी बातें हैं। नेक्स्ट ये पॉइंट जो नोट करने वाला है, आप देख सकते हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है स्लोप 0, बताई दी आपको। वाई एक्सिस के पैरेलल है स्लोप अनडिफाइंड। अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है, एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, जैसे ये देखो, ये मान लो सर कोई लाइन है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, तो ये 45-45 होगा। तो एक्स एक्सिस से बताओ एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री। तो इसका स्लोप tan 45 मतलब कितना होगा? 1। अच्छा लाइन ऐसे भी हो सकता है सर, देखो एक्स एक्सिस से 45, वाई एक्सिस से 45, लेकिन अगर हम लोग को स्लोप देखना है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल चेक करेंगे, मतलब ये वाला एंगल। कभी भी अगर आपको स्लोप देखना है तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में देखना है सर। तो ये वाला एंगल देखो 45, 45, 45, 135, तो स्लोप कितना? -1। तो कहीं भी अगर आपको लिखा है कि एक लाइन जो है एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, तुरंत दिमाग में आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि उसका स्लोप या तो 1 होगा या -1। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर दो लाइन पैरेलल होगा तो सिंपल सा बात है, सेम एंगल बनाएगा। जैसे ये दोनों पैरेलल है, देखो
अगर ये थीटा बनाएगा, पैरेलल रहेगा तो ये भी थीटा ही बनाएगा, तो इसका स्लोप tan थीटा, इसका भी स्लोप tan थीटा, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल m1, और ये m2 अगर स्लोप है तो m1 बराबर m2। दो लाइन अगर पैरेलल रहते हैं तो उसमें स्लोप हमेशा क्या रहता है, इक्वल। दो लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या रहेगा, इक्वल। अगला, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो हम लोग 3 पॉइंट कोलिनियर बहुत तरीके से देखे थे, डिस्टेंस फार्मूला से देखे थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से देखे थे। अगर आप चाहें तो स्लोप से भी देख सकते हैं, उसको भी आपको दिखाते हैं। देखो, अगर 3 पॉइंट मान लो कोलिनियर है, जैसे ये ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी, तो अगर ए बी का स्लोप निकालेंगे चाहे बी सी का स्लोप निकालेंगे, आएगा इक्वल। क्यों? क्योंकि सेम लाइन पे है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा मतलब स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ बी सी, या स्लोप ऑफ ए बी बराबर स्लोप ऑफ ए सी। किन्हीं दो को बराबर करके आप कोलिनियर दिखा सकते हैं। तो 3 पॉइंट को अगर कोलिनियर दिखाना है तो ए बी का स्लोप बराबर बी सी का स्लोप बराबर ए सी का स्लोप, ए बी बी सी और ए सी तीनों का स्लोप इक्वल। क्लियर है यहां तक बातें? आगे अब हम लोग प्रोसीड करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना अब हम लोग सीखेंगे। किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म होते हैं, तो एक एक फॉर्म हम लोग स्टडी करेंगे। पहला फॉर्म जनरल इक्वेशन। देखो, जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब देखो बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहला हम लोग देखेंगे जनरल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन कैसे आया? जब लाइन का इक्वेशन बनाया गया तो उसमें यह कहा गया कि साहब अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, या ऐसे बोल सकते हो ए लीनियर इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ए लीनियर इक्वेशन दैट इज ax plus by plus c is equal to 0 are called general equation of straight line। जनरल इक्वेशन क्या है? ax plus by plus c is equal to 0। तो कोई x में, y में और कांस्टेंट में, या कोई 0 भी हो सकता है। अगर कोई इक्वेशन लिखा रहेगा तो इसे क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बहुत ही आसान। अगर आपको डिफिनीशन देना है तो ऐसे देख सकते हो, ए लीनियर रिलेशनशिप इन x एंड y दैट इज ax plus by plus c is equal to 0 are called as general equation of straight line। Next, equation of straight line parallel to x axis। ये भी आपको पहले भी बता चुके हैं, x axis के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इसके लिए आपको x axis से इस लाइन का डिस्टेंस चाहिए। जैसे मान लो कि ये अगर a दिया है, तो x axis के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो इसमें y हाइट उसका नहीं बदल रहा है। देखो, अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो इसका हाइट नहीं बदल रहा है। हाइट मतलब y, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, तो इसमें इक्वेशन लिखेंगे y बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट y होगा जो ये डिस्टेंस होगा। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या होगा? जो डिस्टेंस रहेगा, आपको बताई दिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y बराबर कांस्टेंट। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, सबको पता है। अगर y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, जैसे ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, अगर ये डिस्टेंस दिया है तो इसमें देखिए साहब, ये पॉइंट से ऊपर जा रहा है, इधर इधर नहीं जा रहा है। इधर अगर नहीं जा रहा है इसका मतलब x नहीं बदलेगा, तो इक्वेशन होगा x बराबर a। y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x बराबर कांस्टेंट, x बराबर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो डिस्टेंस दिया रहे y एक्सिस से। क्लियर है? बहुत ही आसान है, सबको पता है, सिंपल, लेकिन बेसिक से हम लोग लेके चलेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम से ही देखो क्लियर है, नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। ऐसे लाइन के इक्वेशन आपको लिखना है जिसका स्लोप पता हो और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता हो। ऐसे लाइन की इक्वेशन लिखना है जिसका स्लोप पता हो और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता हो। तो देखिए, अगर मान लो एक लाइन है, इसका स्लोप है m और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है c। y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? c।
तो इस लाइन का इक्वेशन अगर आपको लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो ये देखिए y एक्सिस पे अगर c का इंटरसेप्ट बनाएगा तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c। लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट पिक करते हैं x, y। तो x, y और 0, c से जो स्लोप आएगा वही m होगा। तो 2 पॉइंट पता है, स्लोप लिखना आपको बताई दिए, y माइनस सी अपॉन x माइनस 0 बराबर m। तो यहां से देखो आएगा y बराबर mx प्लस सी। तो इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब y बराबर mx प्लस सी। इसमें m क्या होता है, स्लोप, और c क्या होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो कोई भी लाइन का अगर आपको स्लोप पता करना है, किसी भी लाइन का आपको स्लोप अगर पता करना है, तो सबसे पहले उसे हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर x का जो कोफिशिएंट आता है उसी को बोल देते हैं स्लोप। जैसे मान लो कि ये कोई लाइन है, इसका मान लो आपको स्लोप चेक करना है, तो यहां से पहले y हम लोग लिखेंगे, तो x को उधर ले जाओ, 3 से डिवाइड कर दो, ये मिलेगा आपको। तो देखो आप कंपेयर करो, y बराबर mx प्लस सी, तो m कितना है, -2/3। सही है। तो किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप पता करना है तो पहले उसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर जो x का कोफिशिएंट आएगा वही उसका होता है स्लोप। क्लियर। अच्छा, अगर आपको लाइन का इक्वेशन पता करना है तो मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट रहे कि लाइन का इक्वेशन आप बता सकते हैं? अगर देखा जाए तो लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए बस 2 चीज चाहिए आपको, स्लोप चाहिए और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट। या आगे और सारे फॉर्म देखेंगे तो कोई जितने भी फॉर्म देखेंगे उससे आपको हर एक फॉर्म से ये आइडिया लगेगा कि लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए कोई 2 हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे बोल सकते हो। लाइन के इक्वेशन अगर आपको लिखना है तो कोई 2 इंफॉर्मेशन, जैसे इस केस में स्लोप पता रहे और इंटरसेप्ट पता रहे, तो लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट इसी तरह हम लोग अलग अलग फॉर्म देखेंगे। अगला फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। नाम से क्लियर है, पॉइंट पता रहे और स्लोप पता रहे, लाइन के इक्वेशन लिखना। अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट पता रहे, जैसे मान लो ये लाइन है, लाइन के ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और इसका स्लोप पता है m, और इस लाइन का हमें क्या लिखना है, इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए हर बार हम लोग करेंगे लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y। लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट लेंगे x, y। अब 2 पॉइंट लाइन के ऊपर आ गया, स्लोप लिख सकते हैं भाई, और स्लोप है कितना, m। m आएगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो लाइन का इक्वेशन देखो मिल गया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। क्लियर है। y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये आपका लाइन का इक्वेशन। सब ज्यादातर हम लोग जितने बार भी यूज करेंगे ना, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म। हर क्वेश्चन में हम लोग पॉइंट और स्लोप ढूंढेंगे। अगर लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या ढूंढेंगे, पॉइंट और स्लोप। अगर पॉइंट और स्लोप आ गया मतलब लाइन का इक्वेशन आ गया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ये होता है लाइन के इक्वेशन, किस फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। नेक्स्ट 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में आपको लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिया रहेगा। नाम से देखो, सब फॉर्म जितने हैं ना, सब नाम से इसके क्लियर हो रहे हैं। 2 पॉइंट फॉर्म अगर है तो लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट गिवन है, x1 y1 x2 y2। तो 2 पॉइंट अगर गिवन है तो स्लोप लिखना हम लोग सीखे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो ये बन गया पिछला पॉइंट और स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट यूज करो कोई भी दोनों में, और स्लोप पता ही है, लाइन के इक्वेशन लिखो, आंसर आपका आ गया y माइनस y1 बराबर m के जगह y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये लाइन का इक्वेशन होता है। क्लियर है सबको। लाइन के ऊपर अगर आपको 2 पॉइंट गिवन रहे, x1 y1 और x2 y2, तो लाइन के इक्वेशन सबको लिखने आता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। अगर कोई लाइन गिवन है उसके पैरेलल कोई लाइन लिखना है। कोई लाइन अगर गिवन है उसके पैरेलल, अभी आपको बताएं भाई कि अगर एक लाइन आपको मान लो गिवन है ax प्लस by प्लस c,
या बराबर सी या प्लस सी, कुछ भी, चलो अच्छा बराबर की जगह प्लस सी ले लेते हैं, प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल आपको कोई लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो दो लाइन पैरेलल, स्लोप सेम, और स्लोप कौन डिसाइड करेगा? एक्स और वाई का कोफिशिएंट। कांस्टेंट स्लोप डिसाइड नहीं करता, स्लोप कौन डिसाइड करता है? एक्स और वाई का कोफिशिएंट। तो अगर एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रखें तो लाइन का स्लोप तो सेम आ जाएगा, मतलब वो लाइन हो जाएगा पैरेलल। कांस्टेंट क्या रखें? कुछ भी रखो, आपका खुशी, जो आपको रखना है। जैसे मान लो इसके पैरेलल कोई लाइन लिखना है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी के पैरेलल लाइन के इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस लैम्डा बराबर 0 होता है। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब कोई गिवन लाइन है, उसके पैरेलल लाइन आपको लिखना है, तो कांस्टेंट बस चेंज कर दो। जैसे मान लो एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, कहे इसके पैरेलल लाइन लिखो, तो हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। लैम्डा निकलवाने के लिए सवाल में आगे कुछ ना कुछ लिखा ही रहता है कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है या कुछ और लिखा रहेगा, वो लैम्डा निकलवाने के लिए कुछ ना कुछ लिखा रहता है। क्लियर है सबको? किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन लिखने आ गया। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अगर कोई गिवन लाइन है उसकी परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो कि एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है भाई, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है। तो सबसे पहला बात ये समझिए आप, जैसे मान लो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा एंगल बनाएगा। अरे ये 90 और प्लस थीटा, तो अगर कोई एंगल थीटा बना रहा है तो इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। अगर ये मान लो इसका स्लोप m2 है, तो m2 होगा tan 90 प्लस थीटा। एक्स एक्सिस से 90 प्लस थीटा एंगल बनाया, तो जो भी एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसका tan होता है स्लोप, तो ये होता है माइनस कॉट थीटा। इसका स्लोप tan थीटा, इसका स्लोप माइनस कॉट थीटा, प्रोडक्ट चेक करेंगे तो -1 आएगा। तो ये बात जो आया है वो यहीं से आया है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे? -1। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट क्या करेंगे? -1। अच्छा, तो अगर इसका स्लोप ढूंढो, क्या है इसका स्लोप? इसका स्लोप है -a/b। उधर ले जाओगे तो y बराबर आ जाएगा -a/bx और -c/b। सही, तो हमें स्लोप से मतलब है, स्लोप आ गया -a/b। तो किसी लाइन का स्लोप अगर -a/b है, आपसे कहे कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बताओ, तो क्या बताओगे? अरे उल्टा करके माइनस लगा दिया करो। देखो, अगर m1 पता है तो m2 -1/m1 होता है, मतलब उल्टा करके माइनस। तो स्लोप अगर -a/b है तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप b/a हो जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? b/a। अच्छा, मतलब इसका स्लोप b/a होगा। हाँ, तो इक्वेशन देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं, bx माइनस ay प्लस लैम्डा बराबर 0। कैसे लिखे? देखो इसका स्लोप चेक करो, इसका स्लोप है b/a, इसका स्लोप -a/b था, इसका स्लोप चेक करो b/a, प्रोडक्ट -1, मतलब इसके परपेंडिकुलर आ गया। तो अगर आपको एक लाइन गिवन रहे, इसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं। क्या बताएं एक बार फिर से? जैसे मान लो एक लाइन आपको गिवन है, इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखना है। देखो ट्रिक सीखो, ये वाला यहां किया करो, ये वाला यहां किया करो, बीच में माइनस लगा दिया करो, तो 3x - 2y और कांस्टेंट बदल दो, ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है। क्या सीखे? कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच में माइनस, कोफिशिएंट इंटरचेंज, देखो यहां भी वही हुआ है, कोफिशिएंट इंटरचेंज बीच में माइनस, ये परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आता है। क्लियर? क्या बताए हैं? ax प्लस बी वाई प्लस सी के परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो कोफिशिएंट इंटरचेंज करो और बीच में क्या लगा दो? माइनस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते। कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर इफ लाइंस आर गिवन इतना एंड इतना। अभी बताएं आपको, बस उसी को अलग फॉर्म में दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, अलग फॉर्म में। जैसे आपको लाइन के इक्वेशन अगर दे दिया a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा लाइन दे दिया a2x प्लस b2y प्लस c2, और लिखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर में स्लोप का प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप चेक करो तो -a1/b1, इसका स्लोप -a2/b2, प्रोडक्ट -1, तो यहां से आपको a1 a2 प्लस b1 b2 0 मिल जाएगा।
तो हम लोग जानते हैं स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं याद रखते हैं। मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं कि आप शॉर्टकट में कैसे कर पाए, तो इसीलिए बस इसको बता रहे हैं कि ऐसे तो सभी कर लेंगे यार कि स्लोप का प्रोडक्ट -1 करो परपेंडिकुलर है। एक ट्रिक देखो सीखो, अगर दो लाइन आपको इस तरह दिया रहे, अगर दोनों लाइन कभी परपेंडिकुलर लिखा हो तो x x वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई y y वाले कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई का सम 0 होता है। ये कंडीशन होता है परपेंडिकुलर होने का। देखो वही हुआ है, x x वाले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई y y वाले कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई का सम 0। a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 है तो दोनों लाइन क्या होंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? जैसे अगर आपको लाइन के इक्वेशन ऐसे लिख दे 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और यहां लिख दे 3x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, चेक करना है कि दोनों परपेंडिकुलर है नहीं, बस ऐसे देखो 6 माइनस 6 0 मतलब परपेंडिकुलर है, खत्म हो गया। उतना आपको स्लोप चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये बस ये बताने का मतलब है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। दो लाइन अगर आपको गिवन है तो ये कब क्या होगा ये चेक करना है। तो दोनों अगर पैरेलल है तो स्लोप तो बराबर होना है, तो दोनों लाइन का स्लोप बराबर अगर करो तो क्या आएगा, -a1/b1 बराबर -a2/b2। यहां से अगर लिखेंगे तो a1/a2 बराबर b1/b2 आएगा, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होना चाहिए अगर दोनों लाइन पैरेलल है। तो देखो वही कंडीशन लिखा है कि दोनों लाइन अगर पैरेलल रहेगा तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक, अगर कॉन्सिडेंट हो गया, दोनों लाइन कॉन्सिडेंट मतलब सेम हो गया, दोनों लाइन सेम, तो कोफिशिएंट का रेशियो बराबर कर दो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 भी होता है। और अगर इंटरसेक्टिंग है तो दोनों अगर पैरेलल है तो इंटरसेक्ट तो करेगा नहीं, इसीलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू अगर b1/b2 है तो दोनों लाइन क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपको दो लाइन गिवन है और आपको अगर चेक करना है कि यार दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि क्या है, या कभी कभी नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछता है आपसे, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सोल्यूशन आएगा, जैसे ये दोनों का एक सोल्यूशन आएगा। अगर दोनों पैरेलल है तो नो सोल्यूशन आएगा, और दोनों अगर कोइंसिडेंट है, सेम हो जाते हैं मतलब एक के ऊपर एक, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। ये एक दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि दो लाइन देके आपसे निकलवाना चाह रहा है कि कब एक सोल्यूशन आएगा, या कब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, या कब नो सोल्यूशन आएगा। तो उसमें आप लोग क्या चेक करेंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग होता है, और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और ये c1/c2 बराबर नहीं है तब पैरेलल, और अगर रेशियो बराबर है तीनों का तो कॉन्सिडेंट। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर c1/c2 को भी इक्वल लोग करें पैरेलल में, c1/c2 बराबर क्यों नहीं होता, क्योंकि पैरेलल में सिर्फ स्लोप हम चेक करते हैं ना भाई, तो स्लोप किससे डिसाइड करेगा, x और y के कोफिशिएंट से डिसाइड होगा। तो ये c के विषय में कुछ कह नहीं सकते। अगर कॉन्सिडेंट है, कॉन्सिडेंट भी पैरेलल का ही एक केस है। कॉन्सिडेंट जैसे मान लो ये एक लाइन है, इसके ऊपर एक दूसरा लाइन बना दो, तो दोनों क्या है, पैरेलल भी तो है। कॉन्सिडेंट भी पैरेलल का ही केस है, लेकिन वो स्पेशल केस हो जाता है। अगर सिर्फ पैरेलल है तो a1/a2 बराबर b1/b2, क्योंकि हमें स्लोप बराबर करना है। अगर c1/c2 भी बराबर होगा तो कॉन्सिडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से पहले हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म देख लेते हैं, वो इसमें दिया नहीं है स्लाइड में, तो अलग से लिख लीजिएगा इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से क्लियर है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन का दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन रहेगा। अगर किसी लाइन का दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन रहे तो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे मान लो एक लाइन है, एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट बनाए और वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट बनाए। जैसे इस केस में एक्स एक्सिस पे ए का इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे बी का इंटरसेप्ट, तो इसका एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा a, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, b। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाता है x/a y/b इज इक्वल टू 1। कैसे पता चलिए जानते हो, ये बताओ, ये जो लाइन है ये a0 और 0b से पास होना चाहिए। तो एक बार चेक करो y को अगर 0 करें तो a आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये a0 से पास करना चाहिए। y को देखो 0 रखने पे a आना चाहिए, देखो y को 0 रखे a आ रहा है, सही बात है। अच्छा, x को 0 रखने पे b आना चाहिए, x को 0 रखने पे b आ रहा है, मतलब 2 पॉइंट से जा रहा है, और 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाता है, इनफाइनाइट लाइन नहीं जा पाएगा। 2 पॉइंट से कितने लाइन जाता है, यूनिक लाइन, मतलब ये वही लाइन हो जाएगा जो x/a प्लस y/b बराबर 1 होगा। क्लियर है? तो दो
पॉइंट से जाने वाला लाइन या तो लिख लो आप, वो भी आपको सिखा दिए कि 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है जो जाता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, उससे भी लिखेंगे तब भी यही इक्वेशन आएगा। तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर किसी लाइन का x एक्सिस y एक्सिस पे इंटरसेप्ट गिवन रहेगा तो इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी लिख देता है कि निगेटिव x एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतने का बना रहा है, जैसे मान लो ऐसे कोई लाइन हो, अगर ये a दिया है ये b दिया है, तो इसमें फिर इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 नहीं होगा। अगर देखो एक बात सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कुछ नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि x एक्सिस पे इतने का इंटरसेप्ट, y पे b का इंटरसेप्ट बनाया है, तो इक्वेशन आप यही लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। अगर सवाल में मेंशन किया है कि यार निगेटिव x एक्सिस पे a का इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव y पे b का है, तो अब जिस पे निगेटिव हो उसके नीचे निगेटिव कर दिया करो, तो इसका इक्वेशन x बाई माइनस ए वाई बाई बी बराबर 1 हो जाएगा। जैसे अगर ये कोई लाइन हो तो देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो इक्वेशन इसका होगा x बाई माइनस ए वाई बाई माइनस बी बराबर 1। एक और हो सकता है ये वाला, इसका इक्वेशन बोल सकते हो x बाई ए वाई बाई माइनस बी बराबर 1। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर मेंशन नहीं है कि कौन से एक्सिस पे है इंटरसेप्ट, तो हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेके करते हैं, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर मेंशन है तो जो मेंशन उस पर निगेटिव कर दो नीचे, बस। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन होता है। क्लियर है सबको? ओके, लास्ट हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में देखो लाइन का इक्वेशन, इसमें नॉर्मल फॉर्म में देखो हमें क्या क्या पता होता है, पहले ये समझो। इसको परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहीं कहीं बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म का दूसरा नाम होता है परपेंडिकुलर फॉर्म, तो दोनों ही नाम दे सकता है ना। इसमें देखो एक लाइन का इक्वेशन लिखना है, इस लाइन का इक्वेशन, इसका हमें इक्वेशन लिखना है, ठीक। और इसमें देखो पता क्या क्या रहेगा आपको, ओरिजिन से लाइन पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे इसका लेंथ पता होगा। इसका लेंथ मान लो स्मॉल p है, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं ये एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाएगा अल्फा, वो आपको पता रहेगा। क्या क्या पता है समझे? लाइन की इक्वेशन लिखना है, लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उसका लंबाई पता है p, और जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं वो लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बना रहा है अल्फा, तो इस लाइन का इक्वेशन होता है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। यहां अल्फा 0 से 2 पाई तक होता है, अल्फा 0 से 2 पाई तक होता है। जैसे अगर ऐसे रहेगा ना, लाइन ऐसे रहेगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, अब अल्फा देखो ये लेंगे पूरा यहां से यहां तक, तो उसी तरह ऐसे रहेगा, तो अब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो अल्फा आप देखो ये पूरा लेंगे यहां से यहां तक, तो अल्फा 0 से 2 पाई तक होता है। अल्फा क्या होता है? 0 से 2 पाई तक। अगर ये प्रूव करना है आपको तो आसानी से एक कर भी सकते हैं। क्या करेंगे? देखो ये अल्फा हमें पता है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये p है ये अल्फा है, तो ये p कॉस अल्फा और ये p साइन अल्फा होगा, तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा p कॉस अल्फा p साइन अल्फा। p का कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब एक पॉइंट आ गया। अब स्लोप और ढूंढ लो। ये देखो अल्फा 90 माइनस अल्फा, ये होगा 90 प्लस अल्फा। तो एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में देखना है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो स्लोप हो गया tan 90 प्लस अल्फा। tan 90 प्लस अल्फा मतलब माइनस क्वार्ट अल्फा। ये आ गया लाइन का स्लोप, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। इक्वेशन आसानी से लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m को लिख लो माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्वार्ट अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, x माइनस x1। इधर मल्टीप्लाई करो तो यह आ जाएगा y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा माइनस x कॉस अल्फा प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फा। एक साइड लाओ तो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा p। x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म में लाइन के इक्वेशन होता है। क्लियर? नॉर्मल फॉर्म में आपको क्या पता होगा? ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में एंगल।
तो इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, डायरेक्ट याद रखिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी फिर इसका एग्जाम्पल और आगे कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।